नमस्कार दोस्तों, आप सभी का सक्सेस दिल्ली प्रिंस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आप सभी को हम बता दें कि भारत के भूगोल के बारे में आज हम अध्ययन करने वाले हैं। एक मैराथन वीडियो होगी, इसके माध्यम से संपूर्ण भारत का भूगोल आज हम अध्ययन करने वाले हैं। ये जो हमारी क्लासें हैं एक रिवीजन के तौर पे बनाई जाती है यहाँ पे, और दिल्ली पुलिस का जितना भी कोर्स है वो हम रिवाइज कराने जा रहे हैं आपको। तो आज हम संपूर्ण भारत के भूगोल के बारे में चर्चा कर लेंगे। देखो, भारत के भूगोल के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले हम इसकी स्थिति और विस्तार को देखेंगे। स्थिति और विस्तार। स्थिति विस्तार के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले हम भारत के नामकरण के बारे में बात कर लेंगे कि भारत का जो नामकरण है वह किस प्रकार से पड़ा था। भारत का नामकरण किस प्रकार से हुआ, किस किस नामों से भारत को जाना जाता है। तो सबसे पहले आ जाता है हमारा जम्बूद्वीप। जम्बूद्वीप। सेकंड आ जाता है आर्यभट्ट। तीसरा आ जाता है हमारा भारत, कि भारत का नाम भारत कैसे पड़ा। चौथा नाम आता है हमारा हिंदुस्तान, कि भारत का नाम हिंदुस्तान किस प्रकार से पड़ा। और पांचवी बात करते हैं तो इंडिया, कि भारत का नाम इंडिया किन्होंने रखा था। देखो, बात करेंगे हम जम्बूद्वीप की, तो जम्बूद्वीप के बारे में बात करते हैं तो वेदों और पुराणों के अंदर भारत का नाम क्या मिलता है, जम्बूद्वीप। यानी कि वेदों और पुराणों में इसका नाम पड़ता है जम्बूद्वीप। बात करते हैं आर्यभट्ट की, तो आर्यभट्ट भारत को कहा जाता था प्राचीन समय से भारत को आर्यभट्ट कहा जाता था। प्राचीन समय के अंदर बात करते हैं भारत का नाम भारत कैसे पड़ा, तो हमारे जो धार्मिक ग्रंथ हैं उनके अंदर भरत के नाम पर इसका नाम पड़ा था भारत। अब बात करते हैं हम हिंदुस्तान के बारे में, तो हिंदुस्तान जो नाम पड़ा था यह पड़ा था ईरानियों के द्वारा। ईरानी ने इसे हिंदुस्तान दिया था। अब बात करते हैं इंडिया नाम किसने दिया था, तो इंडिया नाम दिया था हिंदू यूनानियों ने। हिंदू यूनानियों ने भारत को नाम इंडिया कहा था, और हिंदुस्तान ईरानियों ने कहा था। बात करते हैं भारत के नाम पर, तो भारत के नाम पर भारत का भारत नाम पड़ा था। प्राचीन में भारत को आर्यभट्ट कहा जाता है, वेदों और पुराणों में भारत को जम्बूद्वीप कहा जाता है। अब हम इसके नाम की बात हो गई, अब हम इसकी स्थिति और विस्तार के बारे में अब हम बात करते हैं। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको भारत का जो मैप है उसको मैं बनाता हूं, और एक बार हम उसके जितने भी जो राज्य हैं 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, उनके बारे में एक बार अध्ययन कर लेते हैं, फिर हम उसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। तो ये हमारा भारत का मैप है। कुछ इस प्रकार से हमारा भारत का मानचित्र हमें देखने को मिलता है। ठीक है, ये हमारा भारत का मैप है। अब हम इसके बारे में बात कर लेते हैं कि कौन कौन से जिले और कौन कौन से जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं यहाँ पे है। तो देखो, ये जो हिस्सा है पहले ये जम्मू कश्मीर कहलाता था, लेकिन अभी वर्तमान में इसको यानी कि जो 15 अगस्त या सॉरी 5 अगस्त 2019 को इसको अलग कर दिया जिलों से। तो यहाँ पे इसको बांट दिया, एक तो जम्मू कश्मीर और इधर लद्दाख, दो केंद्र शासित प्रदेशों के अंदर इसको बांट दिया। इसके नीचे के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे आ जाता है पंजाब। इसके नीचे पंजाब हो गया इतना। इसके नीचे के बारे में बात करते हैं तो यानी ये वाला हिस्सा ये हो गया हमारा राजस्थान। फिर इसके नीचे के बारे में बात करते हैं तो ये हो गया गुजरात। इसके नीचे अगर बात करते हैं तो ये हो गया महाराष्ट्र।
इसके नीचे हम बात करते हैं तो ये हो गया कर्नाटक, और ये हो गया हमारा केरल। अब हम बात करते हैं आगे, तो ये हो गया हमारा आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। इसके ऊपर के बारे में बात करते हैं तो ये हो गया हमारा आंध्र प्रदेश। इसके ऊपर बात करते हैं तो ये हो गया हमारा उड़ीसा। इसके ऊपर बात करते हैं तो ये हो गया हमारा पश्चिम बंगाल। इसके आगे हम बात करते हैं तो ये हो गया हमारा मेघालय, और इधर से हम बात करते हैं तो एक ही ऐसे इस प्रकार से आकर तो ये हो गया हमारा त्रिपुरा। इधर हम बात कर लेते हैं नीचे, तो ये हो गया हमारा मिजोरम। इधर हम बात कर लेते हैं मिजोरम के ऊपर, तो ये हो जाएगा हमारा मणिपुर। मणिपुर के ऊपर हम बात कर लेते हैं तो ये हो जाएगा हमारा नागालैंड। नागालैंड हो गया। नागालैंड के ऊपर हम बात करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा अरुणाचल प्रदेश। इस टोने की बात करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा सिक्किम। यहाँ पे नेपाल की सीमा है और यहाँ पे भूटान। हम बात कर लेते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, उत्तरांचल, जिसे हम उत्तराखंड बोलते हैं। ये हो जाएगा हमारे हिमाचल प्रदेश। देखो ये भारत के राज्य है और कुछ केंद्र शासित प्रदेश हैं जो भारत की सीमा बनाते हैं। जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो दो केंद्र शासित प्रदेश हैं, यह सीमा बनाते हैं ऊपरी पर। उसके नीचे आ जाता है पंजाब, उसके नीचे आ जाता है राजस्थान, उसके नीचे आ जाता है गुजरात, और फिर आ जाता है महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच में है गोवा। महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच में गोवा, फिर आ जाता है महाराष्ट्र, फिर गोवा, फिर कर्नाटक, फिर केरल, और इधर आ जाता है तमिलनाडु, फिर आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, और फिर पश्चिम बंगाल, और फिर मेघालय, त्रिपुरा आ जाता है, मिजोरम आ जाता है, मणिपुर, और इधर हम बात करते हैं किसकी, नागालैंड की, फिर अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तरांचल और हिमाचल प्रदेश। ये कुछ इस प्रकार से है। और यहाँ पे आ जाता है हमारा असम। असम, ठीक है। अब देखो ये तो हो गए सीमा वाले जिले, राज्य। अब हम बात कर लेते हैं यानी कि इसके जो आंतरिक जो यानी कि राज्य है वो कौन कौन से हैं। तो देखो यहाँ पे आ जाता है हरियाणा। हरियाणा के बाद हम बात करेंगे तो यहाँ पे आ जाता है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के बाद अगर बात करते हैं तो इधर से आ जाओ यूपी। उत्तर प्रदेश के बाद अगर बात करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा जो यानी बात करते हैं बिहार। बिहार के बाद करते हैं हम यहाँ पे जो है कि आ जाएगा झारखंड। झारखंड के नीचे अगर बात करते हैं तो यानी कि उड़ीसा आ ही जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के अगर बात करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा तेलंगाना। ये जो अंदर के जो जिले हैं, राज्य हैं, ये इस प्रकार से हैं। और ये जो भाई जो राज्य है वो मैंने आपको बता दिया। तो कुछ इस प्रकार से आप इनको भरना सीख सकते हो। तो प्रेजेंट में अगर बात करते हैं तो यानी कि जो कुल राज्य हैं, कुल राज्य 28 हैं, और केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बात करते हैं तो वह है 8। कौन कौन से है देखो आपको मैं बता दूं, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, और बीच में है दिल्ली। दिल्ली, ठीक है। फिर आ जाएगा चंडीगढ़, इधर आ जाओ दमन और दीव। फिर इधर आ जाओ कहां पे, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और इधर आ जाओ दादर नागर
हवेली, जिसको एक कर दिया। तो इस प्रकार से ये हमारे 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं और ये राज्य हैं जिनको मैंने आपको मैप के द्वारा भरना सिखाया है। अब हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन से पड़ोसी देश हैं जो भारत के साथ सीमा लगाते हैं और इसकी स्थिति, विस्तार, अक्षांश, देशांतर सभी के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो ये आप मैप को भरना सीख जाओगे। देखो, मैप को भरने के लिए सबसे आसान ट्रिक है कि सबसे पहले आप बॉर्डर के द्वारा, बॉर्डर के हिसाब से चलते जाओ ऐसे भरना सीखोगे तो यानी कि आपको जल्दी से भरना आ जाएगा नक्शा। उसके बाद यानी कि आपको याद रहेगा अच्छे से, ठीक है ना। अब हम बात कर लेते हैं इसकी स्थिति और विस्तार के बारे में, अक्षांश के बारे में, इसके पड़ोसी देश हैं उनके बारे में। देखो, अब हम बात करते हैं भारत के पड़ोसी देश और भारत के अक्षांश और देशांतरीय स्थिति के बारे में। अब मैं छोटा सा मैप बना लेता हूँ। ये है हमारा भारत, ठीक है, ये हमारा भारत देश है। अब हम बात कर लेते हैं कि भारत देश के बारे में कौन कौन से इसके साथ पड़ोसी देश सीमा लगाते हैं। तो देखो, गुजरात से हम बात करेंगे लद्दाख, कश्मीर तक। देखो, कुछ हिस्सा इसका जो एनसीईआरटी है तो पाकिस्तान की सीमा लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश तक भी बताते हैं। तो लद्दाख तक आप मान लो, लद्दाख से थोड़ा सा टच होता है, तो इसलिए 2 केंद्र शासित प्रदेश आ जाएंगे पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान के साथ सीमा लगाने वाले भारत के 3 राज्य हैं। एक तो हो गया गुजरात, एक हो गया राजस्थान, तीसरा हो गया पंजाब, और 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं, एक तो कश्मीर और दूसरा हो गया लद्दाख, ठीक है ना। ये तो हो गया कश्मीर और ये हो गया लद्दाख, ये हो गया पंजाब, ये हो गया राजस्थान और ये हो गया गुजरात। अब हम बात करेंगे सबसे ज्यादा सीमा लगाने के लिए, तो पाकिस्तान के साथ सबसे ज्यादा सीमा लगाता है राजस्थान और सबसे कम राज्य जो लगाता है वह लगाता है पंजाब। और हम केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बात करेंगे तो सबसे ज्यादा केंद्र शासित प्रदेश जो लगाता है वह लगाता है कश्मीर, जम्मू, और बात करेंगे सबसे कम केंद्र शासित प्रदेश यानी लद्दाख आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो पाकिस्तान के साथ सीमा लगाने वाले 3 तो ये राज्य हो गए, ठीक है, 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश, इनको आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं इसके बारे में। पाकिस्तान की जो सीमा लगती है भारत के साथ वह लगती है 3323 किलोमीटर, 3323 इसकी किलोमीटर सीमा लग जाती है। बात करेंगे इसकी राजधानी, पाकिस्तान की राजधानी कौन सी है, तो इस्लामाबाद। इस्लामाबाद किसकी राजधानी, पाकिस्तान की राजधानी है, ठीक है ना। अब हम बात कर लेते हैं किसके बारे में कि पाकिस्तान के साथ जो भारत की जो सीमा लगती है, तो ये सीमा लगती है भारत के साथ, इस सीमा को क्या बोला जाता है, तो इस सीमा को बोला जाता है रेड क्लिफ रेखा, रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है, ठीक है ना। इतना आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं अफगानिस्तान की। तो अफगानिस्तान की जो सीमा लगती है वह इतनी सी लगती है भारत के साथ, थोड़ी सी। तो ये हो गया अफगानिस्तान। देखो, अफगानिस्तान के बारे में बात करेंगे तो अफगानिस्तान की सीमा सिर्फ और सिर्फ लद्दाख जो केंद्र शासित प्रदेश है उससे लगती है। अब हम बात करेंगे कितनी लगती है, तो वह लगती है 106 किलोमीटर, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि अफगानिस्तान की जो राजधानी है वह क्या है, तो इसकी राजधानी है काबुल। काबुल अफगानिस्तान की राजधानी है और यह जो सीमा लगाता है सिर्फ लद्दाख से। अब इस जो सीमा जो लगाता है, यह जो सीमा बनाता है, इस सीमा को बोला जाता है डोरंड रेखा। डोरंड रेखा हम इसे बोलते हैं किसको, अफगानिस्तान और भारत के साथ जो सीमा लगती है उस सीमा को हम बोला जाता है, हमें डोरंड रेखा बोलते हैं। और पाकिस्तान और भारत के साथ सीमा लगती है उसको हम बोलते हैं रेड क्लिफ। अब हम बात कर लेते हैं किसके बारे में, चीन के बारे में, जो कि चीन इस प्रकार से लगती है इसकी सीमा।
चीन की सीमा के बारे में बात करते हैं हम। तो चीन की जो सीमा लगती है 3488 किलोमीटर। अगर हम इसकी राजधानी के बारे में बात करते हैं तो बीजिंग इसकी राजधानी है। चीन की राजधानी बीजिंग है। अगर हम बात करते हैं इसके बारे में कि भारत और चीन के जो साथ जो सीमा लगती है उस सीमा को हम बोलते हैं मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा हम इसे बोलते हैं। तो ये तो हो गई हमारी चीन और भारत के साथ जो रेखा लगती है उसको मैकमोहन रेखा बोलते हैं। चीन की जो कुल लंबाई है भारत के साथ जो लगती है 3488 किलोमीटर और चीन की राजधानी है बीजिंग। अब हम बात कर लेते हैं कि चीन के साथ सबसे ज्यादा सीमा बनाने वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है। और सबसे कम जो सीमा बनाने वाला जो राज्य है वह है सिक्किम। कौन सा है? सिक्किम। तो ये इस प्रकार से हमारा क्या हो गया? चीन। अब हम बात कर लेते हैं नेपाल के बारे में। नेपाल की जो राजधानी है काठमांडू है। नेपाल की जो सीमा लगती है वह लगती है 1751 किलोमीटर। 1751 किलोमीटर इसकी सीमा लगती है। अब देखो प्राकृतिक सीमा बनाने वाले 3 ही देश है, नेपाल, भूटान और इधर से आ जाएगा हमारा कौन सा? बांग्लादेश, जो कि हमारे देश से प्राकृतिक सीमा लगाता है। अब देखो आप प्राकृतिक सीमा लगाने वाले यही देश है। अब हम बात करते हैं किसके बारे में? भूटान के बारे में बात करते हैं। तो देखो भूटान जो देश है इसकी जो सीमा है भारत के साथ लगाने वाली 699 किलोमीटर, ठीक है। और जो भूटान की जो राजधानी है वह है थिम्पू। थिम्पू इसकी राजधानी है, भारत के साथ सीमा लगाता है। अब भूटान देश से भारत के जो राज्य हैं वह 3 राज्य सीमा लगाते हैं। एक तो सिक्किम और एक हो गया हमारा क्या? पश्चिम बंगाल और एक हो जाएगा हमारा असम। ये जो 3 जो देश है 3 जो राज्य हैं वो सीमा लगाते हैं, सॉरी। और एक अरुणाचल प्रदेश, यानी कि 4 राज्य हो गए। अब हम बात करते हैं इसके बारे में, म्यांमार के बारे में। म्यांमार की जो राजधानी के बारे में बात करते हैं तो वह है नायपितो इसकी राजधानी है। बात करते हैं कि भारत के साथ जो सीमा बनाती है म्यांमार, तो वह है 1643 किलोमीटर। और हम बात करेंगे इसके बारे में कि ये जो म्यांमार है सबसे ज्यादा सीमा किसके साथ बनाता है? तो यह बनाता है सबसे ज्यादा इधर से हमारे अरुणाचल प्रदेश के साथ ही, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा जो देश है वह आ जाएगा बांग्लादेश। बांग्लादेश की जो सीमा लगती है भारत से वह लगती है 4096 किलोमीटर। और जो बांग्लादेश की जो राजधानी है वह है ढाका। ढाका इसकी राजधानी किसकी? बांग्लादेश की। और यह बांग्लादेश जो कि सीमा बनाता है सबसे ज्यादा पाकिस्तान के साथ सीमा, सॉरी, पश्चिम बंगाल के साथ सीमा बनाता है। किस राज्य के साथ सीमा बनाता है? तो वह बनाता है पश्चिम बंगाल के साथ। कौन? बांग्लादेश। कितनी सीमा है? 4096। अब देखो ये हमारा जो पड़ोसी देश है। अब बात करते हैं श्रीलंका के बारे में, जो हमारा पड़ोसी देश नहीं है, सीमा नहीं बनाता है ये, लेकिन माना जाता है कि ये पड़ोसी देश है। इसके साथ कोई सीमा नहीं है, लेकिन जो भारत और पाकिस्तान के मध्य एक पाक जलडमरू है। कौन सा जलडमरू है? पाक जलडमरू। पाक जलडमरू है, इसकी जो लंबाई है 100 किलोमीटर। भारत और श्रीलंका के मध्य जो पाक जलडमरू है उसकी लंबाई है 100 किलोमीटर। ये जो हमारे पड़ोसी देश है उनके बारे में हमने अध्ययन किया। देखो एक बार फिर से मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ आपको। बात करते हैं पाकिस्तान के बारे में, तो पाकिस्तान और भारत के साथ सीमा जो लगती है वह लगती है 3323 किलोमीटर। बात करते हैं पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है और जो रेखा लगती है उसको हम बोलते हैं रेड क्लिफ रेखा। सर्वाधिक जो सीमा लगाने वाला जो राज्य है वह राजस्थान है। सबसे कम राज्य पंजाब है। बात करते हैं 2 केंद्र शासित प्रदेश, एक तो जम्मू और कश्मीर, और एक बात करते हैं लद्दाख, जो सबसे ज्यादा जो केंद्र शासित प्रदेश लगाता है सीमा वह लगाता है कश्मीर। और बात करते हैं सबसे कम लद्दाख, ठीक है ना। ये 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश। बात करेंगे हम किसके बारे में? अफगानिस्तान के बारे में। तो अफगानिस्तान की जो सीमा लगती है किसके बारे में? इससे
भारत से, तो वह लगती है 106 किलोमीटर। और बात करते हैं अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है, और जो रेखा जो सीमा लगती है उसको बोलते हैं डूरंड रेखा। बात करते हैं चीन के बारे में। चीन की जो सीमा लगती है वह लगती है 3428 किलोमीटर, और चीन की जो राजधानी है वह है बीजिंग। बात करते हैं जो सीमा बनाता है चीन भारत के साथ, उसको कहा जाता है मैकमोहन रेखा। अब हम बात कर लेते हैं नेपाल के बारे में। तो नेपाल, भूटान और हमारा म्यांमार, बांग्लादेश, ये तीनों ही प्राकृतिक सीमा बनाते हैं। तो इनके बारे में बात कर लेते हैं। नेपाल लगाता है 1751 किलोमीटर। बात करते हैं नेपाल की राजधानी काठमांडू है। ठीक है, अब बात करते हैं भूटान के बारे में। भूटान जो कि भारत के साथ 699 किलोमीटर सीमा बनाता है, और भूटान की जो राजधानी वह है थिम्पू। म्यांमार के बारे में बात करते हैं। तो म्यांमार जो देश है, इसकी जो राजधानी है नायपीतो। और बात करते हैं इसके बारे में कि इसकी जो कितनी सीमा बनाता है, तो वह बनाता है 1613 किलोमीटर। और बात करें हम बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, और बांग्लादेश जो सीमा बनाता है भारत से 4096 किलोमीटर। और श्रीलंका कोई सीमा नहीं बनाता, लेकिन पड़ोसी देश माना जाता है। तो श्रीलंका और भारत के मध्य एक पाक जगदम्बु जो संधि है, इनके बीच है, जो कि 100 किलोमीटर है। तो ये हमारा भारत का स्थिति और विस्तार हो गया। अब हम बात कर लेते हैं इसके जो अक्षांश और देशांतर विस्तार के बारे में। इतना आपको समझ में आ ही गया होगा। आप देखो, वापस से मैं बना लेता हूँ भारत। देखो, इधर से हम भारत को नक्शा बना रहे हैं, फिर उसके बारे में बात करेंगे आगे। देखो, ये हमारा भारत का मानचित्र है। अब हम बात कर लेते हैं कि भारत का जो अक्षांश और विस्तार है, उसको बारे में हम एक बार अध्ययन कर लेते हैं। तो भारत का जो अक्षांश से विस्तार है, अक्षांश के बारे में हम बात कर लेते हैं। अक्षांश हम किन्हें कहेंगे? तो इधर देखो एक बार, ये जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी के ऊपर पूर्व से पश्चिम की तरफ खींची गई काल्पनिक रेखाएं, या फिर पश्चिम से पूर्व की तरफ जो खींची गई काल्पनिक रेखाएं हैं, उन्हें हम अक्षांश बोलते हैं। और जो देशांतर है, उन्हें हम बोलते हैं कि उत्तर से दक्षिण की तरफ खींची गई काल्पनिक रेखाएं, जिन्हें हम देशांतर बोलते हैं। तो ये तो हो गई आड़ी वाली रेखा, हो गई हमारी क्या, अक्षांश। और बात करते हैं हम खड़ी वाली रेखा, हो गई देशांतर। अब जो हमारे भारत की स्थिति है, इस पृथ्वी के अंदर, यानी कि इस भाग पर है, इस वाले भाग पर भारत की स्थिति है। यानी कि बात करें हम, ये तो हो गया उत्तर, ये हो गया दक्षिण, ये हो गया पश्चिम, ये हो गया पूर्व। तो यानी कि भारत की जो स्थिति है, इस उत्तर और पूर्व के मध्य है। तो यानी कि हम बात करेंगे कि भारत की स्थिति विश्व के संदर्भ में उत्तर पूर्व की दिशा में है। तो यानी कि ये उत्तर पूर्व की दिशा की तरफ हो जाएगा। ठीक है ना। तो यानी ये अक्षांश और देशांतर है, जिसको मैंने आपको समझा। अब बात करें हम अक्षांश के बारे में। तो भारत का अक्षांश जो यानी कि है 8,4 से 37,6, 8,4 से 37,6 है। अगर बात करेंगे हम जो है दक्षिणोत्तर बिंदु, तो वह है 6:45, 6°45, क्योंकि मैं आपको नीचे समझाऊंगा किस प्रकार से है। तो ये तो है उत्तरी अक्षांश। अब हम बात कर लेते हैं देशांतर के बारे में। तो देशांतर है हमारा 68,7 से 97,25, 68,7 से 97,25 पूर्वी देशांतर, जिस प्रकार से है। तो इस प्रकार से हमारा यानी कि देशांतर विस्तार ये आ जाता है। अब देखो, हम बात करते हैं कि यहाँ किसके बारे में। तो यहाँ पे जो हमारा दक्षिणतम बिंदु है, जो तमिलनाडु का जो एक पॉइंट है, वह है कौन सा, कन्याकुमारी। कन्याकुमारी है दक्षिणतम बिंदु, जो कि तमिलनाडु के अंदर है। ठीक है। बात करेंगे हम उत्तर के अंदर, तो उत्तर में जो लद्दाख के अंदर एक पड़ता है हमारा इंदिरा
गोल जो हमारा लद्दाख में पड़ता है, ठीक है ना, लद्दाख में पड़ता है। हम बात करेंगे जो यानी कि पश्चिमतम जो बिंदु है गुजरात के अंदर, दक्षिणतम जो हमारा जो बिंदु है गुजरात के अंदर, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा सरक्रिक, सरक्रिक जो कि गुजरात के अंदर है। हम बात कर लेंगे हमारे पूर्वतम बिंदु की जो अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, और वह है वालांगू। कौन सा है? वालांगू, जो कि हमारा अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। अरुणाचल प्रदेश में ये पड़ता है। तो यानी ये जो भारत के पश्चिम और पूर्व और पश्चिम और उत्तर और दक्षिण जो यानी बिंदु है, उनके बारे में मैंने आपको बताया है। अब देखो, जो हमारा एक और पॉइंट रह जाता है, जो दक्षिणतम बिंदु है, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इसके अंदर जो यानी कि हमारा एक पॉइंट पड़ता है, वह पड़ता है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट है, जिसका अब हम बात कर लेंगे इसके यानी कि अक्षांश से। सबसे पहले हम बात करते हैं अक्षांश से विस्तार। तो देखो, इंदिरा पॉइंट से अगर बात करते हैं, भारत के दक्षिणतम बिंदु से बात करते हैं, तो यह आ जाता है 6 डिग्री 45 मिनट, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं मुख्यतम जो बिंदु है, दक्षिणतम बिंदु, वह आ जाता है 8 डिग्री 4 मिनट, जो यानी कि कन्याकुमारी है। और ये 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक यह जो हमारा जो ये अक्षांश विस्तार है, यह जो जाता है। अब हम बात करते हैं किसके बारे में, जो हमारा देशांतर विस्तार है, वह है 68 साल से 97-25 मिनट। तो ये हमारा यानी कि कुछ इस प्रकार से उत्तर से दक्षिण यानी कि जो ये अक्षांश विस्तार है। दक्षिणतम बिंदु की बात करते हैं, तो वह 6:45 से आ जाएगा, जो कि इंदिरा पॉइंट एक मुख्य बिंदु है। बात करेंगे हम मुख्यतम दक्षिण बिंदु यानी कि कन्याकुमारी है, यह 8:04 से 37 है, जो कि इंदिरा पॉइंट तक है। बात करेंगे पश्चिम देशांतर विस्तार की, तो 68 से 97-25, जो यानी कि इधर से सरक्रिक और उधर से वाराणसी। अब हम बात कर लेते हैं भारत के उत्तर से दक्षिण की लंबाई। भारत के उत्तर से दक्षिण की लंबाई बात करते हैं, तो यानी 3214 किलोमीटर है। और इसके बारे में बात करेंगे हम, पूर्व से पश्चिम की जो लंबाई है, यह है 2933 किलोमीटर। 2933 किलोमीटर पूर्व से पश्चिम की इसकी लंबाई है। तो ये जो हमने अक्षांश से विस्तार जो यानी कि आपको समझाया है, आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। और हम बात करेंगे, अब हम बात कर लेते हैं यानी कि और कि भारत की जो ये नीचे भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा के बारे में बात करते हैं, या फिर 0 डिग्री अक्षांश रेखा के बारे में हम बात कर लेते हैं। इससे जो भारत का दक्षिणतम बिंदु है, कौन सा? इंदिरा पॉइंट। ये जो इंदिरा पॉइंट है, इस भूमध्य रेखा से कितनी दूरी पर है? तो यह है 876 किलोमीटर। 876 किलोमीटर जो है कि दक्षिणतम भूमध्य रेखा है, इससे जो भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है, यह 876 किलोमीटर दूर है। अब हम बात करेंगे कि भारत से यानी कि कर्क रेखा गुजरती है, जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से गुजरती है। उसके बारे में मैं आपको एक बार बात कर लेता हूं, इसको मैं एक बार मिटा देता हूं, ठीक है। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं किसके बारे में, कि भारत से एक कर्क रेखा गुजरती है, जो कि 23.5 डिग्री है। ये भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है और इधर होकर निकल जाती है। अब बात करते हैं भारत से कर्क रेखा गुजरती है, तो ये कौन कौन से राज्य से होकर गुजरती है, तो इसके बारे में एक ट्रिक से हम जानेंगे। और वो ट्रिक आपने सुनी भी होगी बहुत बार, राम जागे 6 बगु मित्र। ट्रिक है हमारी, राम जाके 6 बगु मित्र। ये जो कर्क रेखा है ना,
अब देखो राम जाके 6 भागों में, तो इससे देखो सबसे पहले आ जाएगा हमारा राजस्थान, राजस्थान आ जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद झारखंड, ठीक है, उसके बाद छत्तीसगढ़, ठीक है, उसके बाद पश्चिम बंगाल, उसके बाद जो हम बात करेंगे गुजरात के बारे में, और इससे आ जाएगा मिजोरम, और तरह से आ जाएगा त्रिपुरा। तो ये जो 8 जो देश है कर्क रेखा जो हमारी राज्यों के साथ लगती है वह 8 राज्यों से लगती है। तो कौन कौन से? राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, गुजरात, मिजोरम और त्रिपुरा। कैसे? देखो यहाँ पे आ जाएगा हमारा कौन सा? गुजरात, ठीक है, फिर आ जाएगा यहाँ पे थोड़ा सा राजस्थान, फिर आ जाएगा मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद हम बात करते हैं तो यानी कि झारखंड, छत्तीसगढ़ आ जाएगा, फिर आ जाएगा झारखंड, फिर आ जाएगा पश्चिम बंगाल। उसके बाद हम बात करते हैं किसके बारे में कि इधर से आ जाएगा मिजोरम, और फिर आ जाएगा त्रिपुरा। तो ये हमारे कुछ यानी कि इस प्रकार से 8 राज्य हो जाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये 8 हमारे राज्य जो कि कर्क रेखा से लगते हैं। कर्क रेखा इन्हीं की मध्य होकर गुजरती है। तो 8 राज्य ने ये जान लिए। अब बात करते हैं हम 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री जो कि मानक रेखा है। कौन सी रेखा? मानक रेखा। ये जो भारत से होकर गुजरती है यानी कि समय का निर्धारण करती है। तो ये जो मानक रेखा है यह समय का निर्धारण करती है, और इसे कहा जाता है कि ऐसा यह माना जाता है कि अरुणाचल प्रदेश से गुजरात के मध्य लगभग 1.5 से ऊपर ही यानी कि लगभग 2 घंटे के लगभग इसका जो समय है वो यहाँ से और यहाँ तक का अंतर है। इस समय के अंदर यानी कि यहाँ पे जो सूर्य उदय होगा उसके 1.5 या लगभग 2 घंटे के बाद गुजरात के अंदर सूर्योदय होगा। देखो जो 82.5 डिग्री जो मानक रेखा है, ये जो हमारी जो लगती है, ये जो हमारी जो लगेगी, इसके बारे में हमने ट्रिक बनाई है। और ट्रिक क्या है कि उम्मीद 6 आओगे, उम्मीद 6 आओगे। उम्मीद से हो जाएगा उत्तर प्रदेश, और मैं से हो जाएगा मध्य प्रदेश। बात करें हम 6 से हो जाएगा छत्तीसगढ़, आ से हो जाएगा आंध्र प्रदेश, ओ से हो जाएगा ओडिशा। यानी 5 राज्य हैं जिनसे होकर मानक रेखा गुजरती है। तो उनमें कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और ओडिशा। ये हमारी ट्रिक किसकी हो गई? मानक रेखा की, जो कि कुछ इस प्रकार से होकर गुजरती है। ये हमारे जो 5 जिले हैं ये मानक रेखा से होकर गुजरते हैं, और कर्क रेखा जो कि 8 राज्य से होकर गुजरती है, जो कि इस प्रकार से मैंने आपको समझा दिया। और इसके बारे में हम और बात करेंगे तो ये अक्षांश विस्तार हो ही गया, ठीक है। केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में हमने बात कर ली थी। इधर है दमन और दीव, इधर है मालदीव, और ये ठीक है, इधर अंडमान निकोबार, इधर चंडीगढ़ और दिल्ली, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, ठीक है ना। तो कुछ इस प्रकार से यानी है। तो हमने भारत की स्थिति और विस्तार के बारे में हमने अध्ययन किया, और एक बार हमने सारी चीजें एक बार अच्छे से जान ली। तो यह चीज आपको एक बार वापस से आप इस वीडियो को देखना, क्योंकि यह बहुत इंपॉर्टेंट है भारत की स्थिति और विस्तार के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं भारत के भौतिक स्वरूप के बारे में, ठीक है, नेक्स्ट क्लास के अंदर। इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब चैनल को कर लें, और इसे शेयर जरूर करें। धन्यवाद।